आज हम करेंगे इको का चैप्टर 1 क्लास 9 द स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर। तो स्टार्ट करते हैं। एक विलेज थी पालमपुर, जिसका ये स्टोरी जो है हमें इस पर्पस से बताई जाने वाली है कि जिससे हमें प्रोडक्शन वगैरह के बेसिक कंसेप्ट पता लग जाए। एक इमेजिनिकल स्टोरी से जिसका नाम है पालमपुर, जिसकी मेन एक्टिविटी थी फार्मिंग, और सेवरल अदर एक्टिविटीज़ भी उधर प्रैक्टिस होती थी, जैसे मैन्युफैक्चरिंग, डेयरी ट्रांसपोर्ट एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो लेकिन फार्मिंग जो थी वो वहाँ पे सबसे ज़्यादा होती थी, और बाकी सब स्मॉल स्केल में होती तो थी लेकिन। तो चलते हैं आगे। ये प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ जो है, इनको वेरियस टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज चाहिए होती हैं। जैसा कि चाहिए होता सबको नेचुरल रिसोर्सेज, मैन मेड आइटम्स, ह्यूमन एफर्ट्स, मनी एक्सेट्रा। बहुत सारी चीज़ें चाहिए होती है, जैसे ये दे रखी हैं। एज वी रीड थ्रू स्टोरी ऑफ पालमपुर वी विल लर्न हाउ द वेरियस रिसोर्सेज कंबाइन टू प्रोड्यूस द डिजायर्ड गुड्स एंड सर्विसेज इन द विलेज। इंट्रोडक्शन पे चलते हैं। तो इंट्रोडक्शन ये है, पालमपुर इज द वेल कनेक्टेड विद नेबरिंग विलेजेस एंड टाउन्स। रायगंज, उसकी एक नेबरिंग विलेज का नाम है रायगंज, जो बहुत बड़ी विलेज थी, कम से कम 3 किलोमीटर दूर थी वो पालमपुर से, ऑल वेदर रोड से कनेक्टेड थी। और एक और विलेज भी थी उसके साथ ही, रायगंज के साथ उस रोड से कनेक्ट हो रही थी, जिसका नाम था शाहपुर। उसमें मैं बहुत सारे काइंड ऑफ ट्रांसपोर्ट के देखने को मिल जाते थे, जैसे टोंगा, बुलेट कार्ट, बोगी, और यहाँ तक कि ये तो सिंपल टूल्स व्हीकल्स है, लेकिन बहुत सारी अदर कमोडिटीज़ की भी, जैसे मोटरसाइकिल भी आ गई, जीप, ट्रैक्टर, ट्रक्स वगैरह। इस विलेज में 450 फैमिलीज थी अराउंड, और जिसमें से कुछ डिफरेंट कास्टेस की थी। 80 अपर कास्ट फैमिलीज थी इसमें से, जो मेजोरिटी ऑफ लैंड ऑन करती थी, और बाकी सारी कम की थी। इन 80 अपर कास्ट फैमिली से घर जो थे सीमेंट से बने हुए थे, और वह अच्छे से बड़े भी थे थोड़े बहुत। और इसमें एससी दलित 1/3 थे पॉपुलेशन में, और एक ही कॉर्नर में रहते थे। इनको हर चीज़ सेपरेट थी, छोटे हाउसेस थे, बहुत सारे हाउसेस में। पालमपुर में इलेक्ट्रिक कनेक्शन भी था। इलेक्ट्रिक कनेक्शन में बहुत अच्छा कर रखी थी स्टेट पालमपुर की। जो कंडीशन थी पालमपुर की इसलिए अच्छी थी क्योंकि वह फार्मिंग के लिए ट्यूबवेल्स वगैरह यूज़ हो सकती थी फील्ड में, जिससे जल्दी से इरिगेट हो जाता था। यही नहीं, पालमपुर में 2 प्राइमरी स्कूल्स भी थे और एक हाई स्कूल भी था। और अगर हम हेल्थ की बात करें पालमपुर में, तो आ जाएगा एक प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर जो गवर्नमेंट रन करती थी, और एक हमारी प्राइवेट डिस्पेंसरी जो जिसमें लोगों का इलाज किया जाता था। तो फिर ये डिस्क्रिप्शन हमें क्या शो करती है कि पालमपुर जो थी वो फेयरली वेल डेवलप्ड सिस्टम ऑफ रोड्स था, उसमें ट्रांसपोर्ट था, इलेक्ट्रिसिटी थी, इरिगेशन, स्कूल्स और हेल्थ सेंटर था। अब चलते हैं नियर बाय विलेज को कंपेयर करें अपने आप याद के लिए। द स्टोरी ऑफ पालमपुर एंड इमेजनरी विलेज। ये इमेजनरी विलेज है जो कि यूपी में है। हमें ये डिफरेंट आइडियाज़ तक पहुंचाएगी, जिससे हमें बहुत सारी चीज़ें पता लगेंगी। फार्मिंग मेन प्रोडक्शन एक्टिविटी आपको पहले बताया। अदर प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ आर नोन एज नॉन फार्म एक्टिविटीज़। ये भी हम आगे पढ़ेंगे सारा। तो चलते हैं अगले पेज पे। Organization of production. The aim of production is to produce the goods and services that we want. एम क्या होता है प्रोडक्शन का? वो गुड्स और सर्विसेज को प्रोड्यूस करना, बनाना, जिनसे हम चाहिए। इसमें टोटल 4 रिक्वायरमेंट होती हैं, जिसे हम फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन भी कहते हैं। पहला लैंड। लैंड ही नहीं होगा तो बनाएंगे कैसे? मान लो हमें एक मार्कर बनाना है, तो उसके लिए भी फैक्ट्री होगी, उसके लिए भी तो लैंड चाहिएगा ना फैक्ट्री का। इस लैंड में बहुत सारी अदर नेचुरल रिसोर्सेज भी आ जाती हैं, जैसे वाटर, फॉरेस्ट, मिनरल। सेकेंड होता है लेबर। लैंड सबसे ज़्यादा फॉरमोस्ट रिक्वायरमेंट होता है लेबर। अब चलते हैं लेबर पे। लेबर जो है वो वर्क करेगी, अगर लेबर ही नहीं होगी तो बनेगा कैसे वर्क? लेकिन ये इतना फॉरमोस्ट फैक्टर नहीं है, लैंड सबसे ज़्यादा फॉरमोस्ट फैक्टर है, ये सेकंड फॉरमोस्ट फैक्टर है। इस लेबर बहुत ज़्यादा चाहिए होती है अगर वर्कर्स के लिए। और थर्ड होती है फिजिकल कैपिटल, मतलब जो भी टोटल गुड्स हमें चाहिए उसे हम कहते हैं फिजिकल कैपिटल। वेराइटी ऑफ इनपुट रिक्वायर्ड एट एवरी स्टेज ऑफ प्रोडक्शन इज टर्म्ड एज फिजिकल कैपिटल। ये 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, फिक्स कैपिटल और वर्किंग कैपिटल। फिक्स कैपिटल जो हम चीज़ें, आर्टिकल्स हम बार बार यूज़ कर सकते हैं, जैसे प्लो, टूल्स, मशीन्स। फार्मर ये हर साल नहीं तो खरीदेगा नहीं ना, खरीदेगा, इसलिए इन्हें फिक्स कैपिटल कहते हैं।
और वर्किंग कैपिटल बार बार बदलती रहती है। जैसे इसकी अगर हम डिफाइन लिखें तो ये होएगी, द रॉ मटेरियल एंड मनी इन हैंड ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन इज नोन एज वर्किंग कैपिटल। हमें रॉ मटेरियल और मनी, क्योंकि ये रॉ मटेरियल ख़त्म होता रहेगा, मनी भी ख़त्म होती रहेगी, साथ साथ हमें रखनी पड़ेगी। अब फोर्थ होती है ह्यूमन कैपिटल, मतलब बंदे के अंदर नॉलेज होनी चाहिए, स्किल्स होनी चाहिए, जिससे हम प्रोडक्शन कर पाएँ अच्छे से। इसे हम ह्यूमन कैपिटल के नाम से टर्म करते हैं। इसे हम फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कहते हैं, चारों फैक्टर्स को। थर्ड फैक्टर में 2 पॉइंट होते हैं, बताया आपको, वर्किंग कैपिटल और फिक्स कैपिटल। तो आगे चलते हैं फार्मिंग इन पालमपुर। पहला, लैंड इज फिक्स्ड। फार्मिंग इज द मेन प्रोडक्शन एक्टिविटी इन पालमपुर। जो 75% लोग थे वहाँ पे फार्मिंग पे ही डिपेंडेंट थे अपने लाइवलीहुड के लिए। दे कुड बी फार्मर्स और फार्म लेबरर्स, वो चाहे फार्मर्स हो या फिर उन फार्मर्स, बड़े बड़े फार्मर्स में काम करने वाले छोटे मोटे लेबरर्स। द वेल बींग ऑफ दिस पीपल इज क्लोजली रिलेटेड टू द प्रोडक्शन ऑफ फार्म्स। ये वेल बींग थे, बट रिमेंबर दैट देयर इज अ बेसिक कॉन्स्टेंट इन रेजिंग फार्म प्रोडक्शन। बहुत बड़ा रिमेंबर था कि बेसिक कॉन्सेप्ट रेजिंग प्रोडक्शन के लिए 1960 में पालमपुर में कुछ लैंड एक्सटेंशन हुआ, बट सम वेस्टलैंड जो थे वो हमारे उसमें कन्वर्ट हो गए थे। अब इसलिए कुछ स्कोप बचा नहीं था, फिर भी कुछ नया आया जो था ग्रीन रेवोल्यूशन। इज देयर अ वे वन कैन ग्रो मोर फ्रॉम द सेम लैंड इन द काइंड ऑफ क्रॉप्स, जो ग्रोइंग काइंड थी क्रॉप्स की और फैसिलिटीज अवेलेबल थी। पालमपुर वुड रिजेंबल विलेज ऑफ, अगर हम पालमपुर की बात करें उसके अंदर इतना सब कुछ फैसिलिटी, तो ये वेस्टर्न टाइप ही हो गया। ये वेस्टर्न पार्ट था स्टेट में, उत्तर प्रदेश का, जिसमें सारा ही लैंड कल्टीवेट करा जाता था, कोई लैंड खाली नहीं छोड़ा जाता था। रेनी सीजन यानी खरीफ में ज्वार और बाजरा उगता था, रबी सीजन में वो हमारी वीट और शुगर केन उगता था, और बीच में पटैटो भी उगा लेते थे। ये 3 क्रॉप उगती थी मेनली। और इनमें ये किस लिए हो पाती थी 3 क्रॉप? बिकॉज ऑफ वेल डेवलप्ड सिस्टम ऑफ इरिगेशन इन पालमपुर ओनली एंड ओनली। इधर बहुत ज़्यादा अच्छा इरिगेशन का सिस्टम डेवलप था। अब चलते हैं आगे। इलेक्ट्रिसिटी भी आई, जिस वजह से फार्मर जल्दी से अपने लैंड कल्टीवेट कर पाए। इलेक्ट्रिसिटी का क्या फ़ायदा? वो ट्यूबवेल्स को पावर करने में हेल्प करती थी, जिससे बहुत जल्दी हमारा कल्टीवेट हो जाता था। इसमें पहले तो कुछ ट्यूबवेल्स गवर्नमेंट ने इंस्टॉल करी, बट बाद में लोगों ने अपनी खुद इंस्टॉल करनी शुरू कर दी ट्यूबवेल, फार्मर्स ने। एज अ रिजल्ट बाय मिड 1970s में एंटायर कल्टिवेटेड एरिया ऑफ 200 हेक्टेयर्स वॉज इरीगेटेड। देखिए कितना ज़्यादा होता था। टू grow more than one crop on a piece of land during the year is known as multiple cropping। ये मैंने आपको डिफाइन बता दी, यहाँ पे मेंशन भी है। एक साल में 2 से ज़्यादा क्रॉप्स ग्रो करना, वन से ज़्यादा सेम लैंड, पीस ऑफ लैंड पे, उसे हम मल्टीपल क्रॉपिंग कहते हैं। मोस्ट कॉमन वे है प्रोडक्शन को इंक्रीज करने की इन गिवन पीस ऑफ लैंड। सारे फार्मर्स जो थे वो कम से कम 2 क्रॉप्स तो उगाते ही थे। मैनी आर ग्रोइंग पटैटो, बहुत ज़्यादा लोग पटैटो भी उगाते थे एज अ थर्ड क्रॉप इन द पास्ट 15 to 20 ईयर्स। एक सेकेंड, ये क्लियर हो गया। US seen that one way of increasing production from the same land is by multiple cropping। अभी हमने मल्टीपल क्रॉपिंग का एक फैक्टर पढ़ा, सेकेंड पढ़ेंगे जो कि है मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स फॉर हायर यील्ड। HYCV सीड्स दिए गए फार्मर्स को, जो थे हाई यील्डिंग वेराइटी सीड। यील्ड क्या होता है? यील्ड वो होता है जो हमारे उस एक सीजन में क्रॉप प्रोड्यूस की जाती है, उसे हम टर्म कहते हैं यील्ड। 1960 के मिड में सीड जो थे यूज कल्टीवेशन वॉज ट्रेडिशनल वन। 1960s के मिड तक सीड्स ट्रेडिशनल थे, बट बाद में HYV सीड्स दिए गए, जो कि थे हाई यील्डिंग वेराइटी सीड, जिन्होंने बहुत ज़्यादा अपनी इंक्रीज़ करी, जिससे यील्ड भी बहुत ज़्यादा बढ़ी, इरीगेशन फैसिलिटीज़ वगैरह हुई, उन्हें फर्टिलाइज़र प्रोवाइड कराए गए, पेस्टिसाइड प्रोवाइड कराए गए। और थर्ड थी मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स। अभी हमने पढ़ा मॉडर्न फार्मिंग मेथड, अब हम पढ़ेंगे मॉडर्न फार्मिंग मशीन्स। मॉडर्न फार्मिंग मशीन जैसे ट्रैक्टर, थ्रेशर, ये मैनुअल पावर से बहुत ज़्यादा जल्दी वर्क करते थे, ये हो गया। बट इसका एक दूसरा डिसइफेक्ट भी था।
एज ग्रीन रेवोल्यूशन में मेनली फर्टिलाइजर केमिकल्स यूज़ करना था जो हमारी सॉइल में यूज़ करता था। HYV सीड्स को बहुत ज़्यादा इरीगेशन चाहिए होती थी, केमिकल्स फर्टिलाइजर चाहिए होते थे, जिसकी वजह से हमारा सॉइल भी पोल्यूट होता रहा और ट्यूबवेल्स जो थी वो नीचे से पानी खींचती थी ग्राउंड से और हमारी ग्राउंड वाटर टेबल भी डिप्लीट होती गई। और ये फार्मिंग मेथड जो थे, मॉडर्न फार्मिंग मेथड, ये सबसे पहले पंजाब हरियाणा में आए और वेस्टर्न उत्तर प्रदेश में आए। सबसे पहले पंजाब हरियाणा आए, ये लिख दीजिएगा, और तीसरा पूछे तो वेस्टर्न उत्तर प्रदेश लिख देना। द फार्मर्स जो थे इन रीजन में, इन्होंने ट्यूबवेल्स लगा रखी थी अपने इरीगेशन के लिए। इरीगेशन की फैसिलिटी पूछे तो ट्यूबवेल्स, HYV सीड्स, केमिकल फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड ये यूज़ करने लग गए थे, जिसकी वजह से इनकी सरप्लस प्रोडक्शन बढ़ा था। Some of them bought farm machinery like tractors, threshers, which made plowing and harvesting faster. ये पहले बताया। they were rewarded with, इनसे जो मेन प्रोडक्शन बढ़ा था वो वीट और राइस का था। पालमपुर में ईल्ड वीट पहले सिर्फ 1300 किलो उगाया जाता था ट्रेडिशनल सीड से, लेकिन जब वो HYV सीड से होने लगा वो सीधा 3200 यानी 3200 किलोमीटर पर हेक्टेयर हो गया, जबकि वो सिर्फ 1300 था। इतना ज़्यादा प्रोडक्शन हो गया उधर। मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स जो थे, फार्मर को कैश चाहिए होता था उनके लिए बहुत ज़्यादा, मॉडर्न फार्मिंग के लिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा उसमें केमिकल्स फर्टिलाइजर चाहिए होते थे। थर्ड हैं, विल द लैंड सस्टेन। लैंड बीइंग ए नेचुरल रिसोर्स, इट इज़ नेसेसरी टू बी वेरी केयरफुल इन इट्स यूज। साइंटिफिक रिपोर्ट्स, लैंड जो है इसको बहुत ज़्यादा नेसेसरी और केयरफुली इसका यूज़ करना चाहिए। साइंटिफिक रिपोर्ट्स इसे इंडिकेट करती हैं कि मॉडर्न फार्मिंग मेथड जो होते हैं वो नेचुरल रिसोर्स बेस को ओवर यूज़ तो करते हैं। In many years, green revolution is associated with the loss of soil fertility. Green revolution जैसे बहुत ज़्यादा अगर लोग केमिकल्स यूज़ करेंगे तो फर्टिलिटी लो होएगी, ग्राउंड वाटर टेबल डिप्लीट होगी। इधर यही लिखा है, ऑल्सो कंटिन्यूस यूज ऑफ ग्राउंड वाटर फॉर ट्यूबवेल इरीगेशन हैज रिड्यूस द वाटर टेबल बिलो द ग्राउंड। ये बता दिया आपको। इन्वायरमेंट रिसोर्सेज लाइक सॉइल फर्टिलिटी एंड ग्राउंड वाटर आर बिल्ट अप ओवर मेनी ईयर्स। वंस डिस्ट्रॉयड, अगर एक बार डिस्ट्रॉयड हो जाते हैं इन्हें रिस्टोर करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। केमिकल्स फर्टिलाइजर इसलिए लिमिटेड वे में यूज़ करने चाहिए। अगर इन्हें लिमिटेड में यूज़ करेंगे तो ये बहुत ज़्यादा अच्छी यील्ड देंगे, हमें इसलिए इनका केयर करना चाहिए। पालमपुर में डिस्ट्रीब्यूशन द कल्टीवेट लैंड का वो बिल्कुल अनफेयर था। जैसे आप देख सकते हैं इधर किसी के पास इतना बड़ा लैंड है, किसी के पास छोटा सा है। ये देखिए यहाँ पे एकदम छोटा सा है, ऐसे है, मतलब बिल्कुल अनफेयर लैंड था। हाउ इज लैंड डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन द फार्मर्स इन पालमपुर? कम से कम उधर 450 फैमिलीज थी, जिसमें से लैंडलेस लेबर्स ही थी। 450 families are landless, that is 150 families, most of them Dalits have 150 families जो दलित उनके पास कोई लैंड नहीं था कल्टीवेशन के लिए। ऑफ द रिमेनिंग फैमिलीज हु ओन लैंड, 240 फैमिलीज के पास सिर्फ छोटे लैंड थे, 2 हेक्टेयर या 2 हेक्टेयर से छोटे लैंड को, कितने एरिया से कम के लैंड को हम छोटा लैंड कहते हैं और उससे बड़े को ज़्यादा बड़ा कहते हैं। और कई फैमिलीज इतनी भी ज़्यादा बड़ी थी कि उनके पास 10 हेक्टेयर से भी ज़्यादा लैंड था। 60 मीडियम फैमिलीज थी जिनके पास 2 हेक्टेयर से ज़्यादा था, बाकी की 10 हेक्टेयर से भी ज़्यादा रखती थी। डिफरेंस देख सकते हैं। हु विल प्रोवाइड द लेबर? आफ्टर लैंड, लेबर इज द नेक्स्ट नेसेसरी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। जैसे कि मैंने आपको ऊपर बताया, फार्मिंग को बहुत ज़्यादा ग्रेट डील चाहिए होती है हार्ड वर्क की, जो हमें लेबर ही दे सकती है। स्मॉल फार्मर्स अलॉन्ग विद देयर फैमिलीज, छोटे फार्मर्स अपनी फैमिली के साथ अपना कल्टिवेट करते थे फील्ड्स को, दस दे प्रोवाइड द लेबर रिक्वायर्ड फॉर फार्मिंग देमसेल्फ। मीडियम एंड लार्ज फैमिलीज हायर फार्म लेबर टू वर्क ऑन देयर फील्ड। मीडियम लेबर और लार्ज फार्मर थे वो अपने लेबर्स को करेंगे, स्मॉल फार्मर और उसको फार्म लेबर्स कम आइदर फ्रॉम, ये बताइए अगर छोट फार्म लेबर वहीं से आएगी जहाँ पे एकदम कम लैंड होगा या फिर जिनके पास होगा ही नहीं लैंड। चलते हैं आगे। फार्म लेबर्स कम, अनलाइक फार्मर, फार्म लेबर डू नॉट हैव अ राइट ओवर द crops grown on the land. Instead, they are paid wages by the farmer for whom they work. Wages can be in cash or in kind. इसमें लिखा है कि फार्मर्स की वेज
कैश में होती थी, उनका कोई अधिकार नहीं होता। उनको जो हमें वेज मिलती थी वो कैश में होती थी या फिर उसके फूड ग्रेन्स में। जैसे फूड ग्रेन वेरी सही हो गया। चलते हैं आगे, तो चलते हैं आगे गाइस। आगे है वेजेस वेरीड वाइडली फ्रॉम द रीजन टू रीजन। ये वाइडली वेरी करती थी रीजन से रीजन, क्रॉप से क्रॉप, वन फार्म एक्टिविटी टू अनदर। लाइक अगर सोइंग में ज़्यादा मेहनत है, हार्वेस्टिंग में कम है, तो उसमें ज़्यादा वेज, ऐसे लिखा है। अ फार्म लेबरर माइट बी एम्प्लॉयड ऑन अ डेली बेसिस। फार्म लेबर या डेली बेसिस पे भी एम्प्लॉय हो सकता था, जैसे कि आ जाओगे तो इतने दिन के इतने रुपए मिलेंगे। जो लेबर सेट करी गई थी वो 300 रुपये है गवर्नमेंट के द्वारा, इसे याद रखिएगा। फॉर वन पर्टिकुलर फार्म एक्टिविटी लाइक on a daily basis or for one particular farm activity। डाला, इसमें एक स्टोरी लिखी है डाला, जो कि लैंडलेस लेबर था, हु वर्क्स ऑन डेली वेजेस, डेली वेज पे काम करता था। दिस मीन्स ही मस्ट रेगुलरली लुक फॉर वर्क। द मिनिमम वेजेस फॉर ए फार्म लेबर सेट बाय द गवर्नमेंट इज 115। 2011 तक सिर्फ 115 रुपीज़ थी, बट डाला गेट्स ओनली ₹18। लेकिन अब ये 106 300 रुपीज़ हो चुकी है। There is heavy competition for work among the farm laborers, so people agree to work for lower wages। हाई कंपटीशन था, इसलिए लोग लोअर वेजेस पे भी काम करने को तैयार हो जाते थे। जैसे डाला ने अपनी कंप्लेंट करी। रामगाली जो उसका दूसरा फार्म लेबरर था, वो भी, उसकी भी सिचुएशन ऐसी ही थी। वायर फ्रॉम द कैपिटल नीडेड इन फार्मिंग। You have already seen that the modern farming method require a great deal of capital। मॉडर्न में बहुत ज़्यादा कैपिटल चाहिए होती है, यानी मनी वगैरह चाहिए होती है, फिक्स कैपिटल वगैरह। मोस्ट सो दैट फार्मर नाउ नीड्स मोर मनी देन बिफोर। अब उन्हें ज़्यादा मनी की ज़रूरत होने पड़ी। मोस्ट स्मॉल फार्मर हैव टू बोरो मनी टू अरेंज फॉर द कैपिटल। उन्हें बहुत ज़्यादा फार्मर्स को पैसे उधार लेने पड़े अपनी प्रोडक्शन को रखने के लिए मनी लेंडर्स से, या फिर आजकल तो बैंक्स आ गए, बैंक से ले लियो। उन पर उन्हें जो मनी लेंडर्स या फिर गवर्नमेंट से लेते थे वो बड़ा हाई इंटरेस्ट लोन्स होते थे। In contrast to small farmers, the medium and large farmers have their own savings। अगर हम मीडियम से लार्ज फार्मर्स की बात करें तो उनके पास बहुत सारे पैसे होते थे। वो पैसे कमाते थे, एक साइड वो अपना बचा के रख लेते थे और दूसरी साइड वो अपने खर्च करते थे अपने अगले साल की कैटल, ट्रैक्टर्स वगैरह या रॉ मटेरियल्स के खरीदने के लिए। सेल ऑफ सरप्लस फार्म प्रोडक्ट्स, मैंने इसमें ये बताया कि जो फार्म लेबर से पैसे कहाँ पे सेव करते थे, ये वही है। अब एक स्टोरी यहाँ पे आई है तेजपाल सिंह की। तेजपाल सिंह ये लार्ज फार्मर था। इसके पास कम से कम हैज़ अ सरप्लस ऑफ 350 क्विंटल्स ऑफ वीट फ्रॉम ऑल हिज लैंड। इतने सारा ये वीट प्रोड्यूस करता था। ये सरप्लस वीट को अपने रायगंज मार्केट में बेचता था और अच्छी पैसे कमाता था। लास्ट ईयर तेजपाल ने अपनी बहुत सारी मनी अपने बैंक अकाउंट में पुट करी। लेटर इसने अपनी सेविंग्स को छोटे फार्मर्स को दी उधार पे। ऐसे इसने अपने पैसे बहुत ज़्यादा बनाए। पैसे से पैसा बनता है। लाइक सविता हु वर इन नीड ऑफ द लोन, जिसमें एक सविता थी जो उसे लोन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। ही ऑल्सो यूज द सेविंग टू अरेंज फॉर द वर्किंग कैपिटल फॉर फार्मिंग। इसने वर्किंग कैपिटल के लिए जैसे रॉ मटेरियल वगैरह हो गया, जैसे फार्मिंग में सीड्स हो गए खरीदने के लिए। इस साल तेजपाल सिंह ने प्लान किया था कि वो अपनी अर्निंग को एक ट्रैक्टर के लिए यूज़ करेगा। अनदर ट्रैक्टर वुड इंक्रीजेस लैंड फिक्स्ड कैपिटल। एक और ट्रैक्टर उसकी फिक्स कैपिटल को और ज़्यादा इंक्रीज कर देगा। तेजपाल सिंह और अदर लार्ज फार्मर सेल द सरप्लस। ये वही है पार्ट ऑफ द अर्निंग। इससे मैंने आपको बताया कि वो सेव कर लेते और दूसरी तरफ वो पैसे कमाते थे। अब आते हैं नॉन फार्म एक्टिविटी। अभी तक तो हमने पढ़ी सिर्फ फार्मिंग, अब आती है नॉन फार्म एक्टिविटीज़। उसके अंदर नॉन फार्मिंग एक्टिविटी भी होती थी, पर सिर्फ 25% करते थे, बाकी 75% फार्मिंग करते थे। पहला डेयरी फार्मिंग, ये सेकेंड कॉमन एक्टिविटी है फार्मिंग के बाद। डेयरी इज़ अ कॉमन एक्टिविटी। बहुत लोग जिनके पास गाय वगैरह होती है वो डेयरी वगैरह खोल लेते हैं आजकल। पहले हम तो थैली में दूध लाते हैं, वो वहीं फार्मर्स में तबेलों से आता है। यही है डेयरी फार्मिंग।
अब आती है स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग। स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग भी बहुत होती थी, जैसे एक पोर्टर हुआ, वो अपने पोर्ट्स प्रोड्यूस करता है अपने घर पे, ये हो गई स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग। बिग फैक्ट्रीज नहीं आएंगी इसमें, सिर्फ स्मॉल आएंगी, जैसे घर में। शॉप कीपिंग भी वहाँ पे बहुत होती थी, जैसे कई लोग ग्रोसरी की शॉप खोल के बैठे हैं, कई लोग पेन स्टेशनरी की खोल के बैठे हैं, जिससे अपने करियर बना रखे थे। ऐसे उन्होंने शॉप कीपिंग तो करते थे, मेनली गांव में बिजनेस ही होते हैं। और फोर्थ, ट्रांसमिट। इस ट्रांसपोर्ट ने बहुत जल्दी डेवलप करा था। रिक्शा वाले, टोंगा वाले, ट्रैक्टर वाले, ट्रक ड्राइवर्स एंड पीपल ड्राइविंग फॉर ट्रेडिशनल बुलेट कार्ट्स एंड बॉगी, इन्होंने बहुत ज़्यादा अपने करियर, इन्होंने इधर ही अपना करियर सेटअप कर दिया था। ट्रांसपोर्ट से वो अपने पैसे कमाते थे। तो गाइस इस चैप्टर में इतना ही है। पसंद आई तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए, जिससे औरों की भी हेल्प हो सके। तब तक बाय बाय बाय।